फिल्म की शुरुआत एक सूखी नदी के किनारे से होती है जो सीरिया के पाला शहर के बाहरी इलाके में है। रूसी सैनिकों का एक काफिला, जिसका नेतृत्व विस्फोटक हटाने वाले विशेषज्ञ कप्तान दीमा शाबुरोव कर रहे हैं, नदी की ओर बढ़ रहा है। दूसरी ओर आतंकवादी संगठन जोश अल-शाम के सैनिक हैं। खुलासा होता है कि दोनों पक्ष बंधकों का आदान प्रदान करने के लिए यहां आए हैं। रूसी सैनिक एक कैदी जिहादी जॉन को लाए हैं, जो सिर काटने की घटनाओं को अंजाम देने और उनका फिल्मांकन करने के लिए कुख्यात गिरोह का सदस्य है। इसके बदले में वे मेजर जेन को वापस पाने वाले हैं, जिसे आतंकवादियों ने कुछ सप्ताह पहले अगवा कर लिया था। दीमा का कार्य है बंधक को मध्य बिंदु पर ले जाना और रूसी सैनिक को वापस लाना। इससे पहले कि हम बंधक आदान प्रदान के घटनाक्रम को देख सकें, फिल्म कुछ महीने पीछे जाती है। कप्तान दीमा विभिन्न प्रकार के बमों को निष्क्रिय करने के तरीके पर कक्षाएं ले रहे हैं। उनके सभी छात्र सीरियाई सैनिक हैं, जिनमें से कई बहुत युवा प्रतीत होते हैं। यह भी स्पष्ट है कि कप्तान को विस्फोटक हटाने के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए अत्यधिक सम्मान प्राप्त है। वास्तव में उन्होंने कुछ वर्ष पहले एक बम निष्क्रिय करते समय अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियां खो दी थी। फिर भी कप्तान इन युवा सैनिकों को विभिन्न प्रकार के बमों के मूल सिद्धांत सिखाते हैं। उनमें पारंपरिक बम होते हैं, जिनमें केवल साधारण तार होते हैं, फिर अधिक जटिल विस्फोटक उपकरण होते हैं जैसे जायरोस्कोपिक बम, जिनमें एक सेंसर होता है जो हल्के से हिलने पर बम को ट्रिगर कर सकता है, जिससे आसपास के लोगों की जान को खतरा हो जाता है। सप्ताहों की कठिन प्रशिक्षण के बाद सैनिक अपने परीक्षण के लिए तैयार होते हैं। कक्षा पास के एक सीरिया अमेरिकी सेना अड्डे पर जाती है, जहां उनका परीक्षा लिया जाएगा। यात्रा के दौरान वे एक छोटे सफेद वैन को देखते हैं, जिसमें एक स्थानीय महिला है जो उन्हीं की दिशा में जा रही है। दीमा देखते हैं कि वैन सेना अड्डे के पास रुकती है। हालांकि दीमा काम के मूड में आ जाते हैं और क्षेत्र में किसी भी रेडियो संकेत को अवरुद्ध करने का आदेश देते हैं ताकि दूर से नियंत्रित बमों के संकेतों को रोका जा सके। वे नागरिकों के बारे में पूछते हैं, लेकिन संतोषजनक उत्तर न मिलने के बावजूद वे अपनी ड्यूटी पर ध्यान देते हैं। उनकी नजर लगातार उस महिला पर पड़ती है, जिसने वैन से उतरते हुए एक साधारण हिजाब और एक प्यारा बैग पहना हुआ है। दीमा उसकी सुंदरता से आकर्षित होते हैं। थोड़ी देर बाद वह छात्रों को एक लाइन में खड़ा करते हैं और परीक्षा के बारे में बताते हैं। सेना अड्डे के सामने एक छोटा भूमि का टुकड़ा है, जिसमें एक जीवित बारूदी सुरंग है जो किसी के पैर रखने पर विस्फोट कर सकती है। छात्रों को एक समूह के रूप में काम कर सुरंग को निष्क्रिय करना है। थोड़ी देर बाद एक छात्र जिसका नाम मिलीम है, प्लास्टिक बैग के नीचे बारूदी सुरंग ढूंढता है। दीमा देखते हैं जैसे ही उनका छात्र घुटनों के बल बैठता है और बम को निष्क्रिय करने के लिए तैयार होता है। मिलीम बेहद घबराया हुआ होता है, लेकिन तारों को संभालते हुए प्रार्थना करता है और अंततः सर्किट को अनप्लग कर देता है, जिससे बम निष्क्रिय हो जाता है। इस सफलता के बाद सेना अड्डे में जश्न का माहौल होता है। दीमा उन्हें बधाई देते हैं और बताते हैं कि उनका कोर्स प्रमाण पत्र कैंप में वापस दिया जाएगा। छात्र अपनी सामग्री उतारकर गाना गाने और नाचने लगते हैं। इस बीच दीमा के पास वह सीरियाई महिला आती है। दोनों बातचीत करते हुए धीरे धीरे सेना अड्डे से दूर चले जाते हैं। महिला का नाम जामा होता है और वह आधी रूसी और आधी सीरियाई है। वह युद्धग्रस्त देश में दीमा की सेवा के लिए आभार व्यक्त करती है। बातचीत में जामा बताती है कि वह किसी का फोन कॉल आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अड्डे के पास पहुंचने के बाद से उसका फोन काम नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि दीमा ने रेडियो संकेत को जाम कर दिया था। अब जब परीक्षा समाप्त हो गई है, वह अपने सैनिकों को संचार चालू करने का आदेश देते हैं। जामा फोन नेटवर्क वापस आने से खुश होती है और दीमा का फिर से धन्यवाद करती है। कुछ सेकंड बाद सेना अड्डे के ठीक नीचे एक बम फटता है, एक विशाल अग्निगोला उठता है और मानव शरीर के हिस्से हर दिशा में उड़ते हैं। दीमा, जो अभी भी अड्डे से दूर हैं, चाबुक जैसी ताकत से कई फीट दूर फेंक दिए जाते हैं। कुछ देर बाद वे होश में आते हैं और आसपास सैनिकों के बिखरे शरीर देखते हैं। वे चक्कर में हैं और कानों में तेज आवाज गूंज रही है। दीमा एक रूसी बचाव हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ते हैं, तभी उन्हें जमीन पर जमीला का बैग मिलता है। वह पास में बेहोश पड़ी होती है, लेकिन जीवित होती है। सभी बचे हुए लोग, जिनमें जमीला और कप्तान शामिल हैं, को निकटतम रूसी सेना कैंप में ले जाया जाता है। अगले दिन 2 उच्च अधिकारी कैंप में दीमा से पूछताछ करने आते हैं। वह उन कुछ गिने चुने लोगों में से हैं जो इस आतंकवादी हमले से बचे हैं। अधिकारी जानना चाहते हैं कि विस्फोट से पहले क्या हुआ था, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ में आता है कि कप्तान अभी भी विस्फोट के असर से पीड़ित हैं। इसलिए वे उन्हें मेडिकल छुट्टी पर घर भेजने का निर्णय लेते हैं। दीमा इस निर्णय से नाखुश होते हैं, लेकिन उन्हें अपने सामान पैक करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद वे अपना सामान इकट्ठा करने जाते हैं और अधिकारी उन्हें जमीला का बैग भी सौंप देते हैं। खुलासा होता है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने तक जमीला पहले ही जा चुकी होती है। हालांकि बैग में उसका मोबाइल फोन और अन्य रोजमर्रा की चीजें होती हैं। दीमा अभी भी उस स्थानीय महिला के प्रति आकर्षित होते हैं और उससे मिलने की इच्छा रखते हैं। वे उसका मोबाइल अपने सामान में रख लेते हैं। कुछ दिनों बाद दीमा रूस वापस जाने के लिए हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहे होते हैं।
उसी हवाई अड्डे में एक अन्य रूसी दल भी पाला शहर की ओर जा रहा होता है। सैनिक वहां आईएसआईएस आतंकवादियों से लड़ने और शहर को आतंक से मुक्त करने के लिए जा रहे होते हैं। हालांकि जब दल में से एक विस्फोटक निष्क्रिय करने वाला सैनिक अचानक बीमार हो जाता है तो दीमा को उसे बदलने का आदेश दिया जाता है। कप्तान को अब अपनी महिला प्रेम से मिलने का अवसर मिलता है। फिर दृश्य बदलता है जब दीमा अपने नए दल के साथ पाला शहर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें खबर मिलती है कि एक छोटा रूसी दल निकटवर्ती गांव में आईएसआईएस आतंकवादियों द्वारा घेर लिया गया है। वे अपने साथी सैनिकों की सहायता के लिए तुरंत वहां का रुख करते हैं। जल्द ही वे गांव के बाहरी इलाके में पहुंचते हैं और युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। नए समूह के कमांडिंग अधिकारी मेजर जेन सभी को पीछे रहने का आदेश देते हैं। उड़ती गोलियों और विस्फोटों के बीच दीमा की जेब में सुरक्षित रखा जमीला का फोन बजने लगता है। कप्तान उसे उठाते हैं और जमीला की आवाज सुनकर बेहद प्रसन्न होते हैं। खुलासा होता है कि वह भी पाला में रहती है, वही शहर जहां रूसी दल जा रहा है। वह उससे मिलने का वादा करते हैं। इसी क्षण एक रूसी टैंक पर आईएसआईएस का विस्फोटक हमला होता है। अंदर के सैनिक घायल हो जाते हैं, लेकिन दुश्मन की गोलीबारी के कारण पीछे हटने में असमर्थ होते हैं। कप्तान दीमा यह देखकर अपने देशवासियों को बचाने का फैसला करते हैं, अपने कमांडिंग अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करते हुए। वे बहादुरी से टैंक के पास जाकर घायल सैनिक को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। हालांकि जेन नाराज होते हैं, वे भी रूसी सैनिक को फायरिंग लाइन से बचाने में दीमा का साथ देते हैं। इस साहसी और थोड़ी मूर्खतापूर्ण बचाव अभियान के बाद दल अपने गंतव्य की ओर बढ़ता है। वे जल्द ही पामिरा पहुंचते हैं, लेकिन तुरंत एक और मिशन में शामिल हो जाते हैं। इस बार यह शहर के बाहरी इलाके में रेगिस्तान के बीच एक बड़े गैस उत्पादन संयंत्र से संबंधित होता है। समूह अपने उपकरण पैक करता है और दिए गए स्थान की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचने पर कमांडिंग अधिकारी जेन को कार्य की गंभीरता का एहसास होता है। गैस उत्पादन संयंत्र बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और वहां विभिन्न प्रकार के आईईडी फैले हुए हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र अपने रणनीतिक स्थान के कारण आतंकवादी हमलों के लिए बेहद संवेदनशील है। दीमा को जल्दी से बम निष्क्रिय करने का कार्य सौंपा जाता है। वे तुरंत काम शुरू करते हैं और एक चौंकाने वाली खोज करते हैं। आईईडी से एक जिंदा ट्रिपवायर पास की एक इमारत तक जाता है। वह तार का पीछा करते हैं और प्रार्थना में लीन 2 आतंकवादियों को पाते हैं। बिना आदेश का इंतजार किए दीमा दोनों को गोली मार देते हैं। राहत की बात यह थी कि उनमें से एक के पास आईईडी का डेटोनेटर था। दीमा मुख्य ट्रिपवायर को काटकर कई विस्फोटकों को निष्क्रिय कर देते हैं। कुछ मिनटों बाद वह संयंत्र की सीमा के बाहर इंतजार कर रहे गैलन और बाकी समूह में शामिल हो जाते हैं। दीमा के पास एक आत्मघाती जैकेट भी होती है, जिसमें एक आतंकवादी से बरामद विस्फोटक लगे होते हैं। वह जैकेट को निष्क्रिय करते हैं और उसे दफनाने के लिए बाकी लोगों से दूर चले जाते हैं। तभी एक आतंकवादी कार गैस संयंत्र की ओर बढ़ती है। रूसी दल कार पर गोलीबारी शुरू कर देता है, लेकिन वह लगातार आगे बढ़ती रहती है। कमांडिंग अधिकारी जेन एक रॉकेट लॉन्चर उठाते हैं और वाहन के नीचे हिस्से को निशाना बनाते हैं, लेकिन कार बहुत देर से रुकती है और अंततः गैस संयंत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वाहन से जुड़ा बम फटता है और पूरा क्षेत्र एक बड़े विस्फोट में घिर जाता है। कई सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन गैलन और दीमा किसी तरह जीवित रहते हैं। पिछले सप्ताह में यह दूसरी बार है जब कप्तान ने मुश्किल से मौत से बच निकलते हैं। भयावह झटके के बावजूद सैनिकों के पास आराम करने या सोचने का समय नहीं होता। जैसे ही वे अपने अड्डे पर लौटते हैं, उन्हें तुरंत तदमोर गांव भेजा जाता है ताकि एक अफवाह की पुष्टि की जा सके कि वहां के एक कुएं में विस्फोटक भरे हुए हैं। कप्तान दीमा को पीछे रहने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि जेन और उनके डिप्टी लेफ्टिनेंट मकार्स्की आगे जाकर स्थिति की जांच करते हैं। कुछ मिनट बाद दीमा उसी दिशा में एक बड़ा विस्फोट सुनते हैं। वह तुरंत सीरियाई सैनिकों की एक टीम इकट्ठा करते हैं और तदमोर की ओर बढ़ते हैं। वे वहां पहुंचते हैं और पाते हैं कि सीरियाई सैनिकों और जोश अल्साम नाम के एक स्थानीय गिरोह के बीच संघर्ष चल रहा है। दीमा और उनकी टीम जल्दी से दुश्मनों का सफाया कर देती है, लेकिन इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेफ्टिनेंट मकार्स्की की निर्ममता से हत्या कर दी गई होती है और मेजर जेन को गिरोह ने बंधक बना लिया होता है। इस विनाशकारी युद्ध के बाद दीमा को तदमोर से अधिक दूर नहीं पाला शहर भेजा जाता है। उन्हें गैलन को खोजने के लिए जांच करने की अनुमति मिलती है। कप्तान को फिर से जमीला का फोन आता है, जो उन्हें मिलने के लिए कहती है। यह भी खुलासा होता है कि दीमा का कुछ साल पहले तलाक हो चुका है और तब से वह केवल युद्ध क्षेत्र में मानवता की भयावहता देख रहे हैं। इतने वर्षों के बाद उन्हें किसी महिला के साथ कुछ प्यार भरे पल बिताने का मौका मिलता है, भले ही वह इंस्टाग्राम की आदी हो। उस दोपहर दीमा स्थानीय फूलों का एक गुच्छा लेकर जमीला के घर पहुंचते हैं। पता चलता है कि उसने भी इस युद्ध में अपने परिवार को खो दिया है और प्यार की लालसा रखती है। यह बात दोनों को एक दूसरे में सांत्वना खोजने का मौका देती है और वे एक भावुक चुंबन साझा करते हैं। कप्तान दीमा उस रात जमीला के साथ बिताते हैं। हालांकि अगली सुबह उन्हें जल्दी जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें जेन की संभावित लोकेशन के बारे में जानकारी मिलती है। वह कुछ सीरियाई सैनिकों को इकट्ठा करते हैं और एक स्थानीय बाजार की ओर बढ़ते हैं।
वहां कुछ गिरोह के सदस्य मौजूद होते हैं जो दावा करते हैं कि उनके पास जेन का मृत शरीर है, लेकिन वे इसे देखने के लिए पैसे मांगते हैं। दीमा के साथ एक सीरियाई सैनिक समझता है कि यह एक जाल है और अपने साथियों को सतर्क रहने का इशारा करता है। पहले से ही तनावपूर्ण माहौल में एक तीव्र गोलीबारी शुरू हो जाती है। सीरियाई सैनिकों की संख्या अधिक होती है, जिससे वे सभी गिरोह के सदस्यों के साथ कई निर्दोष नागरिकों को भी मार गिराते हैं। इस लड़ाई के बाद दीमा उस लाश को जांचते हैं जो गिरोह के सदस्य लेकर आए थे। जैसा कि एक सीरियाई सैनिक ने आशंका जताई थी, वह गैलन की लाश नहीं होती। यह पूरी बैठक केवल रूसी सेना से पैसा निकालने के लिए एक जाल थी। पास में दीमा को गिरोह के एक सदस्य का मोबाइल फोन भी मिलता है। उसमें एक वीडियो होता है जिसमें जोश अल-शाम के शीर्ष नेता एक निजी समारोह में उपस्थित होते हैं जो जमीला के घर पर हो रहा होता है। वीडियो में जमीला भी गिरोह के सदस्यों के साथ आराम से नजर आती है। दीमा को अचानक उस दिन का दृश्य याद आता है जब एक विस्फोट ने उनके छात्रों को मारा था। यह जमीला थी जो सुरक्षित दूरी पर खड़ी थी और उसने अपने मोबाइल से बम को सक्रिय किया था। आहत और धोखे में पड़े दीमा तुरंत पामिरा में उसके घर की ओर बढ़ते हैं। उनकी आशंका तब सच साबित होती है जब वे वहां एक जोश अल-शाम का गिरोह सदस्य जमीला से बात करता हुआ देखते हैं। कप्तान बिना समय गवाए उस आतंकवादी को मार डालते हैं और फिर जमीला को घेर लेते हैं। अंततः वह खुलासा करती है कि गैलन अभी भी जीवित है और गिरोह उसे एक बंधक के बदले छोड़ने के लिए तैयार है। वे जिहादी जॉन नामक एक मनोविकारी अपराधी की मांग करते हैं जो कैदियों के सिर काटने के लिए कुख्यात है। दीमा सहमत हो जाते हैं और अगले दिन पामिरा के बाहरी इलाके में एक सूखी नदी के पास बैठक तय की जाती है। हालांकि जाने से पहले कप्तान दीमा उस महिला को गोली मार देते हैं जिसके लिए वह इस युद्धग्रस्त शहर तक पहुंचे थे। फिल्म तब पहले दृश्य पर लौटती है जहां बंधक का आदान प्रदान हो रहा है। कप्तान दीमा व्यक्तिगत रूप से जिहादी जॉन को दुश्मनों के हवाले करते हैं और बदले में गैलन को प्राप्त करते हैं। गिरोह के सदस्य तुरंत पीछे हट जाते हैं, जिससे दीमा को संदेह होता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी जेन खुलासा करते हैं कि अपराधियों ने उनकी जैकेट के नीचे एक आईईडी जैकेट फिट की हुई है। यह एक परिष्कृत गायरोस्कोपिक विस्फोटक है जिसे निष्क्रिय करना बहुत मुश्किल है। कई तनावपूर्ण मिनटों के बाद दीमा किसी तरह जेन से जैकेट को हटा देते हैं और उसे सुरक्षित स्थान पर जाने का कहते हैं। लेकिन आईईडी को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय करने का कोई तरीका नहीं होता क्योंकि यह एक जटिल उपकरण होता है। एक दिल दहला देने वाले मोड़ में जेन देखते हैं कि कप्तान दीमा खुद को बलिदान कर देते हैं और विस्फोट को सक्रिय कर देते हैं।